नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम लोग पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है उत्पादन फलन, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। और फिर हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि जब प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या अजम्पशंस है, उसकी क्या क्या मान्यताएं होंगी। ठीक है, ये भैया दिखाएं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम जो लेक्चर 2 कवर कर रहे हैं उससे पहले हमने लेक्चर 1 कवर करा। लेक्चर 1 में जो बेसिक है बच्चों, वो बेसिक अपन लोगों ने कवर कर लिया था। उत्पादन का अर्थ क्या होता है। काफी बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उनको उत्पादन की एग्जैक्ट परिभाषा पूछ लो, उनको नहीं पता होती। काफी बच्चों को पूरा चैप्टर में मतलब उनको कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, सारे क्वेश्चन कर देंगे, पर उनको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लो ना कि बच्चों लागत क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट, सर पता नहीं है हमें। बच्चों को कॉस्ट में, लागत में और मूल्य में अंतर नहीं पता होता। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें कभी कभार बच्चा नहीं पढ़ता है और ऐसी चीजें एग्जामिनर पूछ लेता है, तब हमें आती नहीं है। और बाकी हम मतलब पूरा सब कुछ पूरा कवर कर लेते हैं पर छोटी छोटी बातें हमारी रह जाती है। पर वो छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। उत्पादन क्या होता है, लागत क्या होती है, उसके अलावा आगत और निर्गत जो है, इनपुट और आउटपुट है वो क्या होता है, आगम जो है, जो प्रॉफिट या जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू क्या है, फर्म का जो लाभ है वो क्या है, फर्म और उद्योग में क्या अंतर है। जो भी सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए आवश्यक थे, जरूरी थे, वो आपको दे दिए गए हैं। वो आपको बता दिए गए हैं कि उत्पादन तथा लागत में बेसिक जो बात है वो क्या है। अब इसी उत्पादन तथा लागत में जब हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन क्या होता है, आगम क्या होते हैं, आगत निर्गत क्या होते हैं, ये सब कुछ समझ लिया है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की या उत्पादन फलन की। इस आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूं। 12th की जो इकोनॉमिक्स है इसमें कुछ बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के स्पेशली, उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा जो 12th में है मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती है, समष्टि अर्थशास्त्र चलती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब चलती है। तो बच्चों देखो, दोनों किताबें चल रही है। 11th में करवा रहा हूं मैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के, जो डेली 3 वीडियोस आते हैं, मतलब हफ्ते में 3 दिन आते हैं। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं जो सीबीएसई के हैं। और जब समष्टि चले तो समष्टि वाले 12th में अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा जो सीबीएसई का भी है उसके हिसाब से भी कोर्स है, और बाकी अदर बोर्ड है उनके लिए तो दिक्कत है नहीं। 12th में व्यष्टि और समष्टि है, तो व्यष्टि और समष्टि को अच्छे से करते जाए, तो दिक्कत किसी को भी नहीं होने देंगे। आपकी हर जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है कि हम जितनी मदद कर सके वो सारी मदद आपकी करेंगे। चलिए अब आ जाइए हमारे टॉपिक पर, और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन की। अब अपन ने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि बच्चों जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर पूरी की पूरी जो कहानी है वो उपभोक्ता के बारे में पढ़ी थी। और जब उसको पढ़ा तो मैंने ये कहा था कि भैया आप खुद को उपभोक्ता मानकर करके इस चैप्टर को पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये बात कही गई आपको लास्ट लेक्चर में कि अब आप इस पूरे चैप्टर में खुद को एक उत्पादक माने कि आप किसी चीज का प्रोड्यूस करने वाले हो, आप किसी चीज को बनाने वाले हो, आप उत्पादक हो। अगर आप खुद को उत्पादक मान करके इस चैप्टर को समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब जिस प्रकार से जब हमने उपभोक्ता वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने मांग फलन पढ़ा था, मांग फलन या डिमांड फंक्शन पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि मांग को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है। तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाली चीजों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है, उसको हमने मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहा था। तो यहां पर भी जो फलन जब शब्द आता है तो फलन किस चीज के लिए है, संबंध के लिए है कि रिलेशन जो है वो कैसा है। अब उत्पादन में किन किन चीजों का रिलेशन देख करके बात होगी वो हम जानेंगे। तो जिस प्रकार से मांग फलन आप लोगों ने पढ़ा था, डिमांड फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग यहां पर उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है आइए देखते हैं। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। तो कैसे संबंध की चर्चा यहां पे करी गई है कि
उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए सभी आगतों, आगतों का मतलब क्या है, इनपुट, आपने क्या क्या लगाया है। अब देखो आगतों में क्या क्या आ सकता है, भूमि आएगी, भूमि आएगी, श्रम आएगा, पूंजी आएगी और मानव पूंजी आएगी, मतलब जो मालिक है वो आएगा। ये सब क्या है, ये आगत है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इनपुट है जो कि हम लोगों ने लगाए हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मानव पूंजी, जो मालिक होता है उसका जो उसने कष्ट सहा है, उसने जो मेहनत करी है, ये सब कुछ इसका भाग है। तो इनपुट आगत जो लगाए गए हैं वो है, और उस आगत के बदले में आपने क्या निर्गत करा है, क्या आउटपुट आपके पास आया है। तो इस आगत और इस निर्गत के मध्य का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक फर्म का उत्पादन फलन क्या है कि उपयोग में लाए के जो आगत है, जो इनपुट्स है, उनकी बात कर रहा है, और उन इनपुटों के द्वारा, उन आगतों के द्वारा जिस वस्तु का निर्गत करा गया है, जिस वस्तु को आउटपुट करा गया है, उसके मध्य का संबंध क्या बताता है, उत्पादन फलन बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो निर्गत है, ये जो आउटपुट है, यही आपको उत्पादन है, यही आपका उत्पादन है, यही आपका प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि आगतों को निर्गत में परिवर्तन कर देना ही क्या है, उत्पादन है, और कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तन कर देना उत्पादन है। तो कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो अंतिम माल क्या है, जो बनकर के तैयार हो चुका है। आज ये वीडियो पूरा एडिट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो गया, अंतिम माल हो गया। ये पूरी मेहनत के बाद आपके पास आया है, ये हमारा निर्गत है, ये हमारा आउटपुट है, और आउटपुट आपके पास पहुंचा दिया, दैट इज द प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन हो गया। तो निर्गत जो है वह है उत्पादन होगा, ठीक है। तो आगत जो आपने लगाया है वो, और जो उससे आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, इन दोनों के मध्य का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है, जिसका उत्पादन किया जा सकता है। अब उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्रा, अब देखो हो सकता है कहीं पर जो आगत है अलग अलग मात्रा में लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर भूमि का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, कहीं पर मान लीजिए मशीनों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, कहीं पर श्रम का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। अलग अलग प्रकार से हम आगत लगा सकते हैं, हम इनपुट लगा सकते हैं। और ये जो आगत हम विभिन्न मात्राओं में लगाएंगे, मात्रा मतलब क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 कितनी मात्रा में लग रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में लग रहे हैं, उसके हिसाब से निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है। तो जो निर्गत होगा, जो हमारा आउटपुट होगा, उसकी अधिकतम मात्रा प्रदान हो सकती है, मतलब मैक्सिमम जितना प्रदान कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मतलब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, हम इतने आगत लगाने की कोशिश करेंगे, हम इतना इनपुट लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, हमें बेस्ट से बेस्ट जो आउटपुट है, बेस्ट से बेस्ट जो निर्गत है वो मिले। आज मुझे आप एक बात बताइएगा, आज आप लोग क्या चाहते हैं रिजल्ट में, कि मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आए। आप सभी चाहते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ना, वो भी ये चाहता है कि भगवान मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आ जाए। हम सब चाहते हैं, हमारी सबकी इच्छा होती है। पर अब उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी है, और आप इतनी मेहनत करना चाहोगे कि भैया मेरे इको में 100 में से 100 आ जाए। तो आप जो कितनी भी मेहनत का व्यक्ति कर रहा है, वो क्या चाहता है कि 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहता है। अपना जो आउटपुट है, उस आउटपुट को अधिकतम करना चाहता है। मतलब आगत तो लगेगी 100 लगेगी, इनपुट तो लगेगी 100 लगेगी, पर उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता है, जो आउटपुट है उसको बढ़ाना चाहता है, उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, कि भाई मैं जितना भी लगाऊं पर मेरा आउटपुट हो वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 आगतों, भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। तो अब देखिए, वैसे कोई भी जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है वो काफी आगतों का प्रयोग करता है, काफी इनपुट्स का प्रयोग करता है। पर आपको हर चीज सरलता से समझाने के लिए सबसे पहले तो मनीष सर है, और मनीष सर के बाद कुछ चीजें सरल किताब ने बना करके आप लोगों के लिए दी है। तो सरलता के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो एक कृषक है, मतलब जो एक किसान है, वो गेहूं का उत्पादन करता है, वो वीट उगाता है, और उस वीट के लिए वो 2 आगतों का प्रयोग कर रहा है, 2 इनपुट का प्रयोग कर रहा है, जिसमें एक तो भूमि है, लैंड है, और एक क्या है, श्रम है, मतलब जो मेहनत करने वाले जो लोग मजदूर हैं, खुद किसान है, वो है। एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वह दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। अब उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताएगा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, आगत जो आपने इनपुट दिया है वो, और निर्गत जो आपके पास इस इनपुट के बाद जो आएगा, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है बेटा, उस रिलेशनशिप को दर्शाता है।
रिलेशनशिप को दर्शाने का मतलब क्या है कि इतने आगत लगाने पर, इतने इनपुट लगाने पर आपका इतना आउटपुट आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 2 लोग मिलकर करके 20 किलो गेहूं उगा रहे हैं, जिसमें इतनी जमीन है और दो लोग हैं, ठीक है। अब मैं कहूं कि 4 लोग मिलकर करके 40 किलो गेहूं उगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि आगत बढ़ने पर हमारा उत्पादन बढ़ गया, निर्गत बढ़ गया। तो आगत और निर्गत के बीच का संबंध, रिलेशनशिप जो बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। यही बात इसने कही, उत्पादन फलन हमें गेहूं की अधिकतम मात्रा को बताता है कि भैया इतना जो भूमि और श्रम लगाने के बाद अधिकतम मात्रा है वो कितनी आएगी, भूमि की मात्रा का प्रयोग करके और श्रम कितने घंटे काम करके लाता है, तो जो अधिकतम मात्रा होगी वो निर्गत हमें बता दिया जाएगा। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है, ठीक है। 2 टन, 1 टन में 100 किलो होते हैं, तो 2 टन 200 किलो हो गया, और 2 घंटे काम करता है हर दिन में 2 घंटे, और भूमि कितनी है? 1 हेक्टेयर। तो जो लैंड है, जो जमीन है, वो भूमि कितनी हो गई? 1 हेक्टेयर हो गई। 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग कुछ ऐसा, स्क्वायर मीटर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर लैंड। हेक्टेयर क्या होता है बेटा? जमीन को मापने का तरीका होता है, जैसे कहीं पर बीघा होता है, ठीक है, कहीं पर हेक्टेयर का प्रयोग करा जाता है। ये आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको चीज को समझना है बस, ठीक है। उसके अलावा जो श्रम है, जो लेबर है, वो कितने घंटे के लिए काम कर रहा है? वो 2 घंटे के लिए काम कर रहा है, 2 घंटे के लिए काम कर रहा है, उससे उसका कितना उत्पादन होता है। अतः फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। तो अब क्या हुआ? एक हेक्टेयर लैंड, 1 हेक्टेयर जमीन और 2 घंटे के काम से उसको कितना गेहूं का उत्पादन हो रहा है? 2 टन का उत्पादन होना है। तो ये क्या हो गया? ये संबंध आ गया ना कि भैया आगत इतना लगाने पर इतना निर्गत मिला है, तो ये क्या हो गया? दोनों के बीच का संबंध हो गया। और ये जो संबंध बताया जा रहा है, इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्पादन फलन कहेंगे। इस संबंध के रूप का एक संभव उदाहरण ये हो सकता है Q = K × L। अब ये K क्या है, L क्या है, इसको समझिए। Q उत्पन्न गेहूं की मात्रा है, K हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल है, और L एक दिन में किए गए काम के घंटे हैं। तो ये क्या हो गया? फंक्शन आ गया। Q मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो, K यहां पर किससे दर्शाया गया? जमीन से दर्शाया गया, इनटू L। तो इससे जो भी आपका आएगा वो आपकी मात्रा आ जाएगी जितने आप उत्पादन करोगे। ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन दिखा दिया। उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन हमें आगतों एवं निर्गतों के मध्य सही संबंध को बतलाता है। तो उत्पादन फलन का जब हम इस प्रकार से वर्णन करते हैं Q = K × L, तो यह हमें सही संबंधों को बतलाता है कि आगत कितना लगा है और निर्गत कितना लगा है। देखिए, जितना इनपुट लगाया जाता है उतना ही आउटपुट आएगा। अगर आज कोई विद्यार्थी 1 घंटे पढ़ेगा तो उसके 1 घंटे जितने नंबर आएंगे, और कोई विद्यार्थी 3 घंटे मेहनत करेगा तो उसके उस हिसाब से नंबर आएंगे। परंतु देखो, यह भी डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 3 घंटे जितनी पढ़ाई कर लेता है और कोई 3 घंटे में 1 घंटे जितनी पढ़ाई करता है। वो घंटे मैटर नहीं करते, पर वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है, कितनी मेहनत लगा रहा है। तो आप जितना इनपुट डालोगे ना, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। और जीवन में मोटिवेशन का सोर्स कहीं से नहीं लेना बेटा। कोई फालतू में यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी कि मैं थोड़ी देर मोटिवेट हो जाता हूं, हो जाती हूं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। जीवन में पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। सबको आप हटाओ, मनीष सर के लिए मत पढ़ो, टीचरों के लिए मत पढ़ो, कुछ नहीं। मनीष सर का तो क्या है, आज आपको पढ़ा रहे हैं, अगले साल नया बैच आएगा, फिर अगले साल उसके बाद नया बैच आएगा। मनीष सर का क्या है, ठीक है। और आपके भी जीवन में टीचर्स का क्या, आज मनीष सर पढ़ा रहे हैं, आप कॉलेज में जाओगे, नए टीचर्स आएंगे, फिर वो आपको कल को मनीष सर से बेहतर लगेंगे, फिर और नए टीचर्स आएंगे, वो आपको उनसे भी बेहतर लगेंगे। तो ये सब जीवन में बदलता रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि टीचर का सम्मान मत करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर जीवन में डेडिकेटेड होकर के करना है कुछ, तो माँ बाप के लिए करो, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वही मोटिवेशन का सोर्स है। कभी भी ऐसा लगे कि नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करूँ क्या करूँगी, तो नहीं सोचो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने कष्ट उठाते हैं। वो एक एक अपनी इच्छाओं को मार करके मेरी हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो मैं उनके लिए इस बार इको में 100 में से 100 लाऊंगी, बोर्ड को टॉप करूंगा। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ आप लोग पढ़िए, ये विश्वास अपने अंदर रखिए, तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक एडी से चोटी तक का जोर आपका लगा दीजिएगा। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लीजिएगा। जिस दिन फाइनल एग्जाम देकर करके आ जाओ, उस दिन भूल जाना पेपर को। उस दिन फिर ये चिंता मत करना कि मेरे 99 आएंगे, 98 आएंगे, 80 आएंगे, 75 आएंगे, कितने भी आएंगे, वो फिर आएंगे, वो बात की बात है।
पर पेपर से पहले तो यही प्रयास करना है कि मुझे आधा नंबर भी नहीं कटने देना है, पर पेपर हो जाने के बाद फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। और कभी भी ऐसा डिमोटिवेशन फील होता है कि नहीं मन नहीं कर रहा है, तो फिर कभी अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा, उनके संघर्षों की तरफ देखिएगा, उनके पास बैठिएगा और फिर मेहनत करने के लिए फिर तैयार हो जाइएगा। तो मेहनत करते रहिएगा, जितना आप इनपुट दोगे ना बेटा उतना ही आउटपुट मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतने ही बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मेहनत कभी खराब नहीं होती बेटा, कभी भी खराब नहीं होती। आप मेहनत करेंगे 100% बेहतर नतीजे आएंगे। और इतना और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आपने 12th की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली, समष्टि और व्यष्टि, तो विश्वास करिएगा आपके कॉलेज के 1-2 साल भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब काफी हद तक आप आंसर लिखने में कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। यदि K अथवा L में किसी भी वर्दी होती है तो Q में भी वर्दी होगी, किसी भी K के लिए केवल एक Q होगा। देखो अगर K में और L में किसी भी वर्दी होती है, जैसे मतलब K क्या है जो जमीन का टुकड़ा है वो, और L क्या है लेबर, अगर दोनों में से किसी में भी वर्दी होती है तो Q में मतलब टोटल जो मात्रा है उसमें भी वर्दी होगी। मतलब मान लीजिए जमीन मैंने बढ़ा दी तो वहां पे और उत्पादन होगा, तो और उत्पादन से और होगा। लेबर बढ़ा दी तो हो सकता है वो लेबर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके कुछ एक्स्ट्रा कर ले, ये बात। इसके अलावा क्या बोला, किसी भी K के लिए केवल Q एक Q होगा, मतलब कोई एक जमीन का टुकड़ा है उसके लिए एक मात्रा तक का ही Q हो सकता है। बात समझिए आपने, कि जैसे मान लीजिए ये इतना जमीन का टुकड़ा है तो इस पर क्वांटिटी फिक्स रहेगी बेटा। अगर यहाँ पे 50 किलो गेहूं उग सकता है तो 50 किलो ही उग सकता है, जमीन का टुकड़ा नहीं बढ़ रहा तो आप चाहे कितना ही कर लो। अगर जमीन का टुकड़ा इतना है तो भैया यहाँ पे 100 किलो उग रहा है तो 100 किलो ही उगेगा, कितना उत्पादन आप कर लोगे। उत्पादन को आप लोगों को समझना है, जो वर्दी जो है उसको समझना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एक उत्पादन क्षेत्र है वो लिमिटेड दर्शाया गया है। क्या कहा गया कि किसी भी K के लिए, ठीक है, K मतलब जो जमीन का टुकड़ा है उसके लिए Q एक ही होगा, मतलब एक जमीन के टुकड़े के लिए जो उत्पादन है वो एक सीमित होगा, क्योंकि जमीन जितनी होगी उत्पादन उतना ही कर पाओगे। आप लोगों ने परछन बेरोजगारी पढ़ी होगी। परछन बेरोजगारी क्या होती है, परछन बेरोजगारी का मैं जैसे उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर आज 5 लोग काम करते हैं और 5 लोग काम कर करके 100 किलो गेहूं उगाते हैं, ठीक है। यहां पर 100 किलो गेहूं का ही उत्पादन हो सकता है क्योंकि जमीन का टुकड़ा इतना ही है, और ये 5 लोग काम करेंगे तो भी 100 का ही उगेगा। परंतु किसान देखता है कि घर में उसके 2 बेटे फालतू बैठे रहते हैं, उनको भी वो खेत पे लेकर के आ जाता है, परंतु इन 2 के आने से भी उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि जमीन का टुकड़ा तो उतना ही है ना भाई, जमीन का टुकड़ा तो उतना ही है, पर इन 2 को ले जाता है। पर दुनिया को क्या लगता है कि यार देखो 7 के 7 लोग काम कर रहे हैं, पर सच में ये 2 तो बेरोजगारी है, इनका होना ना होना बराबर है। इनको आप हटा दोगे तो भी 100 किलो का ही उत्पादन है, और लगा के रखोगे तो भी 100 किलो का ही उत्पादन है। तो यह बात यहां पर कही गई है कि एक K के लिए जमीन जो है उतनी ही रहेगी, उतना ही उत्पादन होगा। क्लियर। परिभाषा अनुसार हम निर्गतों के किसी भी स्तर पर अधिकतम आगत को लेते हैं। एक उत्पादन फलन आगतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। तो हम निर्गतों के किसी भी स्तर पर अधिकतम आगत को लेते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, और ये आगतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। उत्पादन फलन क्या कर रहा है, जो हम आगत लगा रहे हैं, जो हम इनपुट लगा रहे हैं, उसका कुशल उपयोग मतलब सही तरीके से उपयोग का अध्ययन करता है। ये सही तरीके से उपयोग का अर्थ क्या है, कुशलता से यह अभिप्राय है कि निर्गतों के उसी स्तर से और अधिकतम उत्पादन संभव नहीं है। मतलब कुशलता का मतलब क्या होता है बेटा, समझिए एक बार, बेसिक पर्सनल लाइफ में समझिए। कुशलता का मतलब क्या है, एक्सपर्टनेस, या आप उस चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सपर्टनेस उसको कहते हैं। मतलब अब संभावना नहीं बची कि आप और बेहतर कर सके और अच्छा, आपने अपना बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, वो कुशलता है। आज मैं कहूं कि ये काम ये व्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ करता है, तो बहुत साफ तरीके से एक्सपर्टनेस के साथ काम करता है, इसके काम में कोई कमी की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से क्या है, कुशलता से क्या बताया गया कि निर्गत के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन की संभावना नहीं है। मतलब जितना निर्गत हो सकता था, जितना आउटपुट का लेवल हो सकता था, उतना दिया गया है, अब उससे ज्यादा की संभावना नहीं है। मतलब इतने आगतों का सही प्रकार से प्रयोग कर लिया जाएगा कि जितना उत्पादन होना चाहिए था सच में उतना हुआ है, अब उससे ज्यादा की संभावना नहीं है, अब और नहीं हो सकता। मतलब जो पूरी कैपेसिटी लगनी थी वो पूरी कैपेसिटी लगा दी गई है। ये यहां पे कुशलता का अर्थ है। एक उत्पादन फलन एक दी हुई प्रौद्योगिकियों के लिए भी परिभाषित किया जाता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्निक होती है वो। देखिए अब आपने
व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में ये बात पढ़ी थी कि अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो कैसे उत्पादन में हमने क्या देखा था कि श्रम से उत्पादन कराया जाए, पूंजी से उत्पादन कराया जाए, मतलब मशीनों का प्रयोग हम ज्यादा करें या श्रम का, मेहनत मजदूरों का जो है ज्यादा प्रयोग करें। अब ये जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो देखती है प्रॉफिट किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था श्रम को ज्यादा प्राथमिकता देती है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सामंजस्य संतुलन बिठाने की कोशिश करती है। तो ये जो प्रौद्योगिकी शब्द है वो टेक्निक के लिए है कि हम जैसे अब आगत है तो आगत में क्या है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो किसका प्रयोग हम ज्यादा करें, मतलब पूंजी में मशीनें सब कुछ आ जाएगी, तो मशीनों का प्रयोग करना है, श्रम का प्रयोग करना है, इनके लिए भी उत्पादन फलन की बात आती है। यह प्रौद्योगिकी के ज्ञान है जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों को उपयोग में लाकर किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी के ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज है, जो कि निर्गत के अधिकतम स्तरों को, जो निर्गत का अधिकतम स्तर होगा उसको निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोग के ऊपर लाकर किया जाता है। तो आगतों के क्या होंगे, विभिन्न संयोग होंगे। संयोग का मतलब क्या है, कोइंसिडेंस, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि 10 लेबर 1 मशीन, या ये कर लिया जाए कि 5 लेबर 2 मशीन। अब दोनों में से किस में ज्यादा बेनिफिशियल है, दोनों ही आगत है, इनपुट ही तो लगा रहे हो आप, लेबर और मशीन दोनों के दोनों ही इनपुट है, आउटपुट तो ये देंगे, ठीक है, ये तो आउटपुट देंगे और ये भी आउटपुट देंगे, तो कौन से वाले से ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे या इससे, तो फिर जो भी आएगा वो आपको उत्पादन फलन में पता चले। जैसे मान लीजिए इससे फायदा हो रहा है तो ये ले लेंगे, और इससे फायदा हो रहा है तो ये वाला ले लेंगे। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आगत संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाले निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकती है, तब हमें एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। पर देखिए प्रौद्योगिकी में टेक्निकल सुधार होता है तो 100% है कि आपके उत्पादन में भी सुधार आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सबने हरित क्रांति के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी होगा। 1967 के दौर में, 1967 के आसपास के दौर में जब भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था, तो उस समय भारत को खाने के लिए भी अमेरिका से हमें जो गेहूं है वो आयात करना पड़ता था। फिर हरित क्रांति लॉन्च करी गई जिसमें HYV सीड्स आए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आए, उच्च पैदावार वाले बीज आए। उन बीजों से मतलब उत्पादन में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, गजब का बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब वो क्या था, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के वो बीज थे, तो उससे उत्पादन बढ़ा, ठीक है, ट्रैक्टर का, मशीनों का, पानी का इनका इस्तेमाल करा गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उत्पादन भी बढ़ा। और अगर उत्पादन में बदलाव आएगा तो हमें एक नया, नवीन का मतलब होता है नया उत्पादन फलन हमें देखने को मिलेगा। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वे उत्पादन का कारक कहलाते हैं। तो फर्म जिन भी आगतों का उपयोग करती है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं। जिन भी आगतों का उपयोग करेगी उनको फर्म के कारक कहे जाएंगे, उत्पादन के कारक कहे जाएंगे। उत्पादन के कारक, उत्पादन के साधन एक ही बात है। तो उत्पादन के साधन में आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं ना, ठीक है, ये यहां पर तो बात मैं ये पहले ही बता चुका हूं। और उत्पादन के कारक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। ये जो उत्पादन के कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक और जो मानव पूंजी है, जो मालिक है वो, ये जो 5 जो लोग हैं, इन 5 को ध्यान रखिएगा बड़े अच्छे से, क्योंकि जब आप समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय वाला अध्ययन करोगे उसमें आपके बड़े काम आएंगे कि भूमि के बदले उसको किराया दिया जाता है, श्रम को उसके बदले वेतन दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, पूंजी को उसके बदले में ब्याज दिया जाता है, और व्यवस्थापक जो होता है उसको वेतन दिया जाता है, और जो मालिक होता है उसको लाभ या हानि मिलती है। या आप उस समय राष्ट्रीय आय वाले में भी पढ़ेंगे। अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। अब अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में कि जितना निर्गत करना है उस हिसाब से कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है, अलग अलग इनपुट्स वो लगा सकती है। उसको जितना निर्गत करना होगा उस हिसाब से वो अपने आगत लगा सकती है। ये सभी फर्म का है। इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के 2 कारक श्रम एवं पूंजी को लेती है। अब जैसे हमने एक ऐसी फर्म को लिया है जो सिर्फ और सिर्फ 2 कारक श्रम और पूंजी पर बात कर रही है। हमारा उत्पादन फलन इसीलिए हमें उस अधिकतम उत्पादन की मात्रा Q को बतलाता है जो इन 2 उत्पादन के कारकों के श्रम L और पूंजी K के विभिन्न संयोगों के उपयोग करने से प्राप्त किया जाता है। तो अब यहां पर जो Q है वो क्या आ जाएगा, मतलब जो टोटल आपका प्रोडक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा कि K इंटू एल। अब यहाँ पर जो K है वो क्या है, पूंजी है, और L क्या है, लेबर है। और वहां पर जब हमने क्या लिया था, भूमि लिया था, तो K क्या हो गई, भूमि हो गई। देखिए वैसे तो भूमि भी एक पूंजी है। पूंजी का मतलब क्या है बच्चों, पूंजी का मतलब है संपत्ति है हमारी,
ठीक है, हमारी संपत्ति है, वो हमें कमा करके दे सकती है, हमारे पास है तो मतलब जान है, ठीक है, तो संपत्ति है वो हमारी। हम उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं Q इज इक्वल टू एफ एल के, जहां एल श्रम है, के पूंजी है और Q अधिकतम उत्पादन है। तो Q इज इक्वल टू एफ, एफ किसको दर्शा रहा है, फंक्शन को दर्शा रहा है, ए लेबर को, और के किसको दर्शा रही है, कैपिटल को दर्शा रही है, ठीक है, और इससे जो भी उत्पादन आएगा वो यहां पर आ जाएगा। यदि कोई भी आगत शून्य हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा, दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। अब देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए के हमारी क्या है, पूंजी है, और एल हमारा लेबर है। अब जैसे मान लीजिए अगर लेबर जीरो हो गया तो भी कोई, तो फिर आपका टोटल प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगा ना। और अगर मान लीजिए पूंजी जीरो है और लेबर 10 है तो 10 से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए यही कहा है, कोई सा भी अगर आगत शून्य हो जाता है, इन दोनों में से, अभी दो को ही मान करके चलना है, श्रम और पूंजी, दोनों में से एक भी शून्य हो जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन भी शून्य हो जाएगा। दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत भी सकारात्मक होगा, और दोनों अगर सकारात्मक होंगे मतलब दोनों पॉजिटिव संख्याओं में हम यूज कर रहे हैं तो हमारा निर्गत भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं, निर्गत में भी वृद्धि होती जाती है। तो जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे निर्गत में भी वृद्धि होगी, मतलब आउटपुट में, प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी। परंतु बच्चों ये बात भी ध्यान रखनी है, हम एक समय, एक लिमिट तक ही आगत को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद हम इनपुट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर उसके बाद इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो वो वेस्टेज है, वो बेकार हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं उत्पादन फलन की मान्यता है। हमारी जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस पर भी टिकी हुई है बच्चों। अजम्पशंस का मतलब है हमें ये चीजें अज्यूम कर करके चलनी है, हमें मान करके चलनी है। जैसे कक्षा 10 तक जब आपने गणित पढ़ी तो लेट x इज इक्वल टू 0, मान लीजिए कि x की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है। अब इसी प्रकार से हम अर्थशास्त्र में भी कुछ चीजों की मान्यताएं पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन की भी मान्यताएं पढ़ते हैं। इन मान्यताओं को मान करके हम चलते हैं और फिर उसी के आधार पर उत्पादन फलन हमारा निकलता है। पूर्व में यह ज्ञात है कि मान्यताओं वे मूलभूत व आवश्यक बातें, दशा या शर्त होती है जिन पर नियम या सिद्धांत निर्भर करते हैं। तो देखिए अब ये मान्यताएं होती क्या है, मान्यताएं वे मूलभूत व आवश्यक बातें हैं, मतलब ऐसी जरूरी बातें हैं या ऐसी दशा हैं, कंडीशंस है, शर्त हैं ऐसी जिन पर नियम या सिद्धांत निर्भर करता है। मतलब जिन पर सिद्धांत और नियम टिका हुआ है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन नियम और सिद्धांत बने हैं, इसलिए उनको तो आपको मान करके ही चलना पड़ेगा, उनको आप हटा नहीं सकते। इन मूलभूत व आवश्यक बातों का पूरा होना किसी भी नियम व सिद्धांत के वास्तव में खरा उतरने या पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए आवश्यक होता है। तो इन मूलभूत बातों का, आवश्यक बातों का किसी भी नियम या सिद्धांत का वास्तव में खड़ा उतरना, मतलब वास्तव में उसका सच्चा होना, वास्तव में वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को मिले, उसके लिए इसका होना, इनका मानना हमें बड़ा जरूरी है कि हम इन मान्यताओं को माने। उत्पादन फलन को पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए भी आवश्यक कुछ मान्यताएं, दशाएं, शर्तें होती है। तो उत्पादन फलन को भी पूर्ण रूप से अगर सत्य सिद्ध करना है तो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उनको हमें देखना होगा। उत्पादन फलन की मुख्य मान्यताएं निम्न है, जो नीचे अब आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या है, उत्पादन फलन की एक निश्चित तकनीक होती है जो बाहर से दी हुई है, मतलब एक निश्चित तकनीक होगी, जो टेक्निक इस्तेमाल करी जाएगी वो एक निश्चित टेक्निक दी जाएगी। बाहर से दी हुई मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में सेट है कि हाँ भैया इसी टेक्निक से काम होगा। तो तकनीक जो है वो निश्चित होगी कि श्रम का ज्यादा प्रयोग हो रहा है या पूंजी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, मार्केट के हिसाब से ये चलता जाएगा। उत्पादन के साधनों की कीमतें जो बाहर से दी हुई है, जो अब उत्पादन के साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इन सब की भी कीमतें तय है भैया। जैसे मान लीजिए आज मार्केट में हम देखते हैं मजदूर है वो तय कर लेते हैं कि साहब दिन का 400 रुपए लेंगे, 400 से नीचे कोई भी नहीं लेगा, तो ये पहले से तय कर रखी है, तो ये बाहर से दी हुई मतलब ये तय है। उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय की अवधि से होता है। उत्पादन फलन का जो संबंध एक निश्चित समय अवधि का, देखिए हर बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा, आप जीडीपी पढ़ते हो तो वहां पर एक वर्ष की बात होती है, गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे वहां पर समय की बात होगी, हर जगह समय की बात होगी। तो उत्पादन फलन का भी जो संबंध है ना, वो एक निश्चित समय से है कि हाँ भैया इतना समय, इतने महीने में, इतने वक्त में, इतने दौर में, इतने समय में इतना जो उत्पादन हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर करी जा रही है। उत्पादन के साधनों के संयोग अनुपात एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। तो उत्पादन के जो साधन आप प्रयोग कर रहे हो, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब के जो संयोग है, इनको एक अनुपात, एक सीमा तक ही आप बदल सकते हो,
ठीक है, एक लेवल तक ही बदल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जब भी इच्छा हुई जब जैसे चेंज कर दिया। नहीं, आपको कभी लग रहा है कि अभी इतनी श्रम यूज करना है, इतनी पूंजी यूज करनी, कर लो, एक लेवल तक ही बदल सकते हो। जहां तक आपको लगता है कि हाँ मैक्सिमम से प्रॉफिट हो जाएगा वहां तक ले जाओ, उसके आगे आप नहीं ले जा सकते। ये जो चीजें हैं, ये मान्यताएं जो है, ये आप आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो अल्पकाल और दीर्घकाल पर होगा। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, इन चीजों में आपको धीरे धीरे चीज समझ में आ जाएगी। तो इतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं साहब हमें तो नहीं, ये बात समझ में नहीं है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उत्पादन के साधनों की परिवर्तनीयता संभव है, और जो उत्पादन के साधन है उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। पर देखिए उत्पादन के साधन में जो परिवर्तन है कि भाई हम श्रम को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, पूंजी मतलब मशीनों को इनको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये भी समय पर निर्भर करता है। जैसे कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अल्पकाल और दीर्घकाल, उसमें आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जैसे अल्पकाल में आप कुछ बदल सकते हो, कुछ नहीं बदल सकते, दीर्घकाल में आप सब कुछ बदल सकते हो, ये सब आगे से कनेक्टेड है। अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोचदार होती है। अल्पकाल में जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन का मतलब क्या है, जैसे मशीन है। अब जैसे मान लो जो कम समय है वहां पर, जैसे मान लो भैया आज एक टेलर है, आज उस टेलर को बोला गया भैया 5 दिन के अंदर तुझे 100 ड्रेसें बना करके देनी है। अब बहुत कम समय, अब वो 5 दिन के चक्कर में नई मशीन थोड़ी लगाएगा। हाँ वो लेबर बढ़ा सकता है, 2-3 लेबर बढ़ा देगा और कर देगा, पर वो नई मशीन नहीं लाएगा। परंतु उसको ऐसा कह दिया जाए कि भाई हम लोगों ने स्कूल खोली है और अब आने वाले 5 साल तक हर साल 1000 ड्रेसों का तेरे पास ही ऑर्डर रहेगा, तो उसको लगेगा हाँ भाई 5 साल का ऑर्डर मिला है, 2 मशीन ला करके रख देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जहां अल्पकाल होगा वहां स्थिर साधन पूर्ति बेलोचदार होगी, मतलब वहां स्थिर साधन परिवर्तन नहीं होंगे। फर्म का एक उद्देश्य लाभ अथवा उत्पादन का अधिकतम करना है, मतलब फर्म का एक उद्देश्य होता है, और स्पेशली जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनका तो होता ही है कि लाभ कमाना और उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। उत्पादन में साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से किया जाए, और उत्पादन में जो साधन है, ठीक है, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, उनका पूर्ण कार्यकुशलता से किया जाए, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करा जाए, कुछ भी बाकी ना रह जाए। इतना इस्तेमाल कर ले कि इसके बाद इस्तेमाल की संभावना ना बचे, मतलब कुछ भी 100% उसका यूज कर लिया जाए, 0% भी वो बेकार नहीं होना चाहिए। यदि उपयुक्त मान्यताओं में कोई बदलाव होता है तो उत्पादन फलन में भी बदलाव करना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी उत्पादन फलन की आवश्यक शर्तें मान्यताओं को माना जाता है। तो अगर आप किसी भी मान्यता में कोई भी बदलाव करते हैं तो उत्पादन फलन में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और इस प्रकार किसी भी उत्पादन फलन की आवश्यक जो शर्त मान्यता है उनको माना जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही कवर करेंगे। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, हर बच्चे तक पहुंचाते रहे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर ले, जिससे आपको सभी जो नवीन जानकारियाँ हैं, जो नई जानकारियाँ हैं वो मिलती रहे। और सभी अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंद सब तक आप इस चैनल को पहुँचाइए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।